नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता का जो समय है वो 4600 ईसा पूर्व के लगभग है और ये जो प्राचीन स्थल है वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जैसा कि मैंने मैप में दिखा रखा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समकक्ष और समकालीन इस सभ्यता के जो अवशेष हैं वो घग्गर नदी, जो कि प्राचीन सरस्वती नदी है, उसके पास मिले हैं और ये नदी अभी सूख चुकी है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ वहां से प्राप्त असंख्य काली चूड़ियों से लगाया जाता है, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है आपको। इसके बारे में सबसे पहले एलपी टेसीटोरी ने बताया था। इस स्थल की सर्वप्रथम खोज 1952 ईस्वी में अमरानंद घोष ने की और उसके कुछ समय बाद उनके निर्देशन में बालकृष्ण थापर और ब्रिज बिहारी लाल ने 1961 से 1969 में इस सभ्यता का उत्खनन किया। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये कालीबंगा सभ्यता है। ये खुदाई में इस तरीके के अवशेष मिले हैं, टीलों की खुदाई करके ये इस तरीके से निकल कर आई हैं। अभी भी इसके अवशेष मिल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये टीले हैं जिनको खोद के ब्रिक वॉल्स जो आपको मैंने यहाँ दिखाई थी, ये इस तरीके से दिखती है। इसमें कुछ अवशेष मिले हैं, ये आपको दिख रहे हैं पिक्चर में। कालीबंगा में घग्गर नदी के तट पर उत्खनन में जो टीले प्राप्त हुए हैं वो एक दूसरे के पास हैं, जिसमें छोटा टीला जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में है, जिसे गढ़ी क्षेत्र कहा जाता था। इस स्थान से प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं और इसी प्रकार पूर्व में स्थित एक बड़ा टीला भी मिला है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। यहाँ उत्खनन में हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसे नगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और सुरक्षा दीवार से घिरे जो टीले थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह ही दिखते हैं। इस प्राचीन स्थल को लेकर कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ कभी सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी हुआ करती थी। प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा C14 के अनुसार इसका जो समय है वो 2450 ईसा पूर्व है। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा के जो चिन्ह है केवल पश्चिमी टीले के निचले स्तरों में प्राप्त हुए हैं। ये पश्चिमी टीला है, इसमें खुदाई में इस तरीके से मिल रहा है। यहाँ पर कच्ची ईंटों से निर्मित परकोटे के भीतर एक बस्ती मिली है और परकोटे का जो निर्माण है वो संभवतः सुरक्षा के लिए किया जाता होगा। इसका जो भवन निर्माण है उसमें कच्ची तथा पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। भवनों की दीवार पर कहीं कहीं मिट्टी का लेप या प्लस्तर भी मिला है। प्राक हड़प्पा के जो भवन है वो हड़प्पा युगीन सभ्यता की तरह है, पंक्तिबद्ध नहीं है, वे एक सीध में निर्मित नहीं है। इस तरीके से भवन की ईंट की दीवारें आपको दिख रही है नज़दीक से। ये जो आपको बिल्कुल बारीकी से देखेंगे तो बिल्कुल ईंटें दिख रही हैं और इन भवनों में तंदूरनुमा चूल्हे भी मिले हैं जो यहाँ की पारिवारिक व्यवस्था को दर्शाते हैं। कालीबंगा के प्रथम काल या प्राक हड़प्पा की जो सर्वोत्तम उपलब्धि है वो जुते हुए खेत का अवशेष मिला है और इससे स्पष्ट है कि उस युग में भी कृषि लोगों का मुख्य उद्यम थी, मतलब उद्योग थी, व्यवसाय थी। पुराविदों के अनुसार ये कृषि विश्व में अब तक प्राप्त समस्त कृषि क्षेत्रों में सर्वाधिक प्राचीन है और ये कृषि क्षेत्र परकोटे के बाहर मिला है, जिसमें दो तरफा जुताई के साक्ष्य ग्रिड पैटर्न के रूप में मिलता है। जैसा आप देख रहे हैं, ये कालीबंगा में जो अवशेष मिले हैं उसमें जुते हुए खेत के साक्ष्य ग्रिड पैटर्न में है। ग्रिड पैटर्न के अंतर्गत किसानों द्वारा एक ही भूभाग पर एक ही निश्चित समय में दो फसलों को एक साथ उगाया जाता था और यहाँ की जो खाद्य फसल है वो गेहूं और जौ थी, जो कि निश्चित रूप से बोई जाती थी। कालीबंगा के आसपास आज भी सरसों और चने की जो मिलीजुली खेती है वो इसी तरीके से की जाती है। कालीबंगा के प्राक हड़प्पा के उपकरण जो है वो इस काल की उपलब्धि है। हम कुंभकारों की कलाकृतियों में ये देख सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। यहाँ पर निर्मित होने वाले जो प्रमुख मृदभांड है उसमें छल्लेदार पैने के कलश, सकोरे, गहरी कटोरियाँ और अंडाकार घड़े, थालियाँ, नैवेद्य पात्र यानी जो पूजा के लिए यूज़ करते थे वो भी मिले हैं। उन पर अलंकरण के लिए लाल, गुलाबी, सफ़ेद, काले और बैंगनी रंगों का प्रयोग किया गया है तथा सजाने के लिए उन पर पुष्प यानी फूल तथा पशु पक्षियों की आकृति बना दी जाती थी, जैसे तितली, मछली, मुर्गी, वृक्ष, इनका प्रयोग किया जाता था चित्रों के रूप में। प्राक हड़प्पाकालीन कालीबंगा में पुरातात्विक उपकरणों में पत्थर के छोटे छोटे फलक मिले हैं। तांबा, घिया पत्थर और तांबड़े पत्थर की मनके,
पक्की मिट्टी के खिलौने मिले हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। एक खंडित बैल की मूर्ति मिली है, गाड़ी के पहिए, इसके अलावा हड्डी की सिलाइयाँ और फल काटने के औजार जो कि तांबे से निर्मित हैं, वो मिले हैं। इन विवरणों के आधार पर निस्संदेह कहा जा सकता है कि कालीबंगा का प्राक हड़प्पा काल उपलब्धियों की दृष्टि से जो था वो उल्लेखनीय था। भारत के प्रमुख व्यवसाय कृषि के अवशेष यहाँ मिले हैं। भवन निर्माण में यहाँ के लोग दक्ष थे, ईंटों को पकाना जानते थे, नगर की सुरक्षा के लिए परकोटे के महत्व को वे समझते थे, मिट्टी के विभिन्न कलापूर्ण बर्तन बनाना उन्हें पता था, तांबे और पाषाण के वे शस्त्र बनाना जानते थे, और गाड़ी के मिले पहिए व खंडित बैल की मूर्ति इस तथ्य का परिचायक है कि माल ढोने और आवागमन में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता की खुदाई में जो पहली परत है उस पर जमी बालू रेत इस बात का संकेत देती थी कि संभवतः नदी में कभी भयंकर बाढ़ आई होगी और जिससे इस प्राक हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया होगा, ऐसा विद्वान मानते हैं। कालीबंगा का परिपक्व हड़प्पा काल दूसरे काल में विकसित सभ्यता के जो पुरावशेष कालीबंगा में मिले हैं वो प्राक हड़प्पा सभ्यता से थोड़े अलग हैं। हड़प्पा युगीन कालीबंगा सभ्यता को भी दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, पश्चिमी दिशा में निर्मित दुर्ग में आबाद बस्ती और दूसरा पूर्व दिशा के निचले मैदान में बसी बस्ती। सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए दुर्ग को पश्चिम दिशा के उन्नत टीले पर बनाया गया था, ऊंचे टीले पर बनाया गया था। दुर्ग के प्राचीर की जो आकृति है वो सम चतुर्भुजाकार है, जो कि उत्तर से दक्षिण 250 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम 180 मीटर फैली हुई है। दुर्ग के परकोटे के निर्माण में दो प्रकार की ईंटों का प्रयोग। पहली श्रेणी की ईंटों का जो माप था वो 40 सेंटीमीटर लंबी और 20 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर ऊंची थी, और दूसरी श्रेणी की ईंटों का जो माप था वो 30 सेंटीमीटर लंबी, 15 सेंटीमीटर चौड़ी और 7.5 सेंटीमीटर ऊंची थी। इस तरीके से भवनों का निर्माण किया जाता था, आप देख रहे हैं। और कालीबंगा में कुछ अग्निवेदियां मिली है, उसकी भी पिक्चर्स इसमें दिख रही है आपको। दुर्ग को एक लंबी दीवार द्वारा दो भागों में बांट दिया गया था। गढ़ी यानी दुर्ग वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 मिट्टी और कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हुए थे। इन चबूतरों पर अग्निवेदियां मिली हैं और एक चबूतरे पर एक कुआं तथा अग्निवेदिका दोनों मिली हैं। इनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि चबूतरे संभवतः धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए बनाए गए थे। गढ़ी के उत्तरी अर्धभाग में संभ्रांतजनों के आवास थे और दुर्ग में प्रवेश के लिए दो द्वार बनाए गए थे, एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में। दक्षिण द्वार के अवशेष के रूप में सिर्फ सीढ़ियां मिली हैं, जिससे अंदाजा लगाया जाता था कि इन सीढ़ियों के माध्यम से ही दुर्ग में प्रवेश किया जाता होगा। उत्तर दिशा के द्वार के प्रवेश के माध्यम के रूप में केवल सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं, जिससे पुराविद ये मानते हैं कि उत्तरी द्वार से केवल अभिजात वर्ग के लोग ही प्रवेश करते थे, जबकि दक्षिण द्वार जो था वो वहां से आम लोग प्रवेश करते थे। इसकी पुष्टि इससे भी हो जाती है कि उत्तरी द्वार के पास अभिजात वर्ग के भवन भी मिले हैं। नगर और भवन निर्माण सुनियोजित तरीके से किया गया था। परकोटे के भीतर नगर बसा हुआ और उसकी बसावट एक शतरंज पट के समान थी। मकानों की कतारों के बीच में सड़कें तथा गलियां हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। सड़कें भी सुनियोजित तथा सड़कों को पक्का करने की पद्धति का भी प्रचलन था। सड़कों का निर्माण भी मिट्टी की कच्ची ईंटों से तथा उनका जो नाप होता था वो 30 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और 7.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई थी, जो कच्ची ईंटें होती थी उनकी। और ईंटों की चुनाई के बाद मिट्टी की गारे का इसमें प्लास्टर किया जाता था। मकान में 4 या 5 बड़े कमरे होते थे, एक दालान होता था यानी बरामदा, और कुछ कमरे होते थे। कमरे की फर्श को चिकनी मिट्टी से लीपा जाता था। एक दो मकानों में पक्की ईंटों का फर्श भी मिला है, जिससे मालूम चलता है कि ये हो सकता है ये संपन्न वर्ग के लोगों का घर हो। इस क्षेत्र में कहीं भी ईंटों को पकाने का भट्टा नहीं मिला, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ईंटें संभवतः धूप में पकाई जाती होंगी। पक्की ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में कुओं तथा नालियों और स्नानागारों के निर्माण में होता था। ये कुआं आपको दिख रहा है पिक्चर में। मकानों की छतों के लिए लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग किया जाता था और मिट्टी की छत भी बनाई जाती थी। मकानों की छतों के लिए केलू का प्रयोग नहीं किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि कालीबंगा के लोग मकानों की छतों को पक्का करने की कला से अनभिज्ञ थे और मकान की छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई जाती थी। घरों तथा छतों से गंदे पानी को निकालने के लिए नालियां और घरों के बाहर बड़े बड़े गड्ढे बनाए हुए थे और नालियां लकड़ी और पक्की ईंटों से बनी होती थी। गंदा पानी चारों ओर ना फैले, इसके लिए गड्ढों में विशेष प्रकार के गोलाकार भांड एक दूसरे पर लगाकर रख दिए जाते थे
और इन भांडों से बहने वाले पानी को जमीन सोख लेती थी। इससे ये ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग भी जन स्वास्थ्य और सफाई के बारे में बहुत जागरूक थे। भोजन पकाने के लिए घरों में चूल्हे होते थे और प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि चूल्हे जमीन की सतह के ऊपर तथा सतह के नीचे दोनों प्रकार से बनाए जाते थे। जमीन की सतह के नीचे निर्मित चूल्हों में ईंधन डालने और धुआं निकालने के लिए विशेष प्रकार के छिद्र बनाए जाते थे। कुछ मकानों में कुएं भी मिले हैं। पुरातत्ववेत्ता के अनुसार देसरा टीला छोटा है और वहां उसके मैदानों को चौरस कर विशाल कमरों वाला एक भवन बनाया गया था। इस भवन की दीवारें चौड़ी और उसके चारों तरफ खाई के अवशेष मिले हैं। तो संभवतः ये माना जाता है कि वो भवन की सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग रूप में बनाया गया हो। और इस भवन में एक कुआं मिला है। इसका आंगन भी बहुत बड़ा था और अनुमानतः ये विशाल भवन कालीबंगा की व्यवस्था के लिए केंद्रीय भवन होगा तथा संभवतः यह स्थान सरस्वती नदी के क्षेत्र की सत्ता का एक प्रमुख केंद्र रहा हो और नगर व्यवस्था में सहयोग देता रहा हो। कालीबंगा से कुछ मिट्टी के बर्तन और अन्य उपकरण भी मिले हैं। हड़प्पा कालीन जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें विभिन्न प्रकार के बर्तन मिले हैं, जैसे खाना पकाने, अनाज रखने और छानने के बर्तन। उनके अलावा धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने के भी बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कुछ बर्तन और उनके अवशेष हैं। बर्तन हल्के तथा पतले हैं तथा चाक पर बनाए जाते थे। बर्तनों में सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल, परंतु जो शीर्ष भाग है, ऊपरी भाग है और मध्य भाग है, उस पर काली तथा सफेद रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखती हैं। बर्तनों पर गोल, चौकोर और जालीदार, घुमावदार, वृत्ताकार, त्रिकोण और समानांतर रेखाओं द्वारा अलंकरण उसको मतलब सजाया गया है। अलंकरण में फूल, पत्ती, पशु पक्षी की आकृतियां, कुछ बर्तनों पे कछुए, मछली, बतख, हिरण, जिन भी पशु पक्षियों से वो परिचित थे, उनकी आकृतियां वो बनाया करते थे। इन बर्तनों को देखने से पता चलता है कि यहाँ के लोगों को रंगों का पर्याप्त ज्ञान था और अलंकरण में वे दक्ष थे। बर्तनों में मुख्य रूप से घड़े, हांडियाँ, प्याले, रकाबियाँ, पैंदे वाले ढक्कन और तवे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मृदभांडों के अलावा कालीबंगा से और भी उपकरण मिले हैं, जैसे चकमक पत्थर के लंबे फलक यानी ब्लेड्स, तांबड़े पत्थर, घिया पत्थर और यशब यानी जैस्पर, तांबे की मणियाँ, मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ और कड़े और टोंटीदार प्यालियाँ, शंख वाले आभूषण, मिट्टी के खिलौने यानी गाड़ियाँ, चकमक पत्थर से निर्मित तोलने के बाट, शतरंज और चौसर की गोटियाँ, मृद मूर्तियाँ यानी मिट्टी से बनी हुई जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें मानव, पशु और पक्षियों की भी मूर्तियाँ थी। हड़प्पा सभ्यता से साम्य रखती हुई मुद्राएं कालीबंगा से भी मिली हैं और इन मुद्राओं पर विभिन्न आकृतियां मुद्रित करने की छापें भी प्राप्त हुई हैं। मुद्राओं पर पौराणिक और वास्तविक पशुओं के चित्र इसमें चित्रित किए गए हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। मुद्राएं घिया पत्थर, तांबा और कांचली मिट्टी से बनती थी। मुहरों पर जो लिपि अंकित है वो सैंधव लिपि से ही मिलती जुलती है, जिसे भी अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। ये लिपि भी खरोष्टी की तरह दाएं से बाएं की ओर लिखी गई है। कभी कभी इसे सर्पाकार शैली यानी बुस्रोफेदन में भी लिखा जाता था। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये मुद्राएं हैं कालीबंगा से प्राप्त और इसमें पशुओं के चित्र हैं और लिपि लिखी गई है। कालीबंगा में मिट्टी से बनी अनेक मूर्तियां भी मिली हैं, जिसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय आक्रामक सांड की है। इसके अलावा बेलनाकार सील और आशंकित एक पैमाना तथा एक मानव की आकृति भी मिली है। यह आप देख रहे हैं बेलनाकार सील का चित्र है। पशु के अवशेष देखने से पता चलता है कि कालीबंगा में उस युग में खूबड़ वाला बैल, भैंस, सुअर, बारहसिंगा, हाथी, ऊंट और गधे भी पाले जाते थे। बैल उस समय बहुत उपयोगी पशु बन गया था। गाड़ियां खींचने में बैल का ही प्रयोग किया जाता था। उत्खनन में ऊंट की हड्डियां तथा हिरण के सींग भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में दाह संस्कार की क्या प्रक्रिया प्रचलित थी? कालीबंगा के दुर्ग से लगभग 300 मीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में कब्रिस्तान मिला है। पुरातत्ववेत्ता के अनुसार कालीबंगा में 3 प्रकार की शवाधान पद्धतियां प्रचलित थी। आयताकार अथवा अंडाकार गर्तों में शवों को सीधा लटा देना, वृत्ताकार गर्तों में शवाधान करना और तीसरा आयताकार और अंडाकार गर्तों में मृदभांड निक्षेप करना है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये शवाधान की प्रक्रिया आपको दिख रही है। दूसरी तथा तीसरी प्रकार की कब्रों में शव नहीं मिले हैं। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार संभवतः ये प्रतीकात्मक शवाधान के रूप में रहा हो। पहली प्रकार की कब्र में शव को सीधा लेटाया जाता था और शव का सिर उत्तर की ओर, पैर दक्षिण की ओर रखे जाते थे। सिर के पास मृतपात्र रखे जाते थे। एक कब्र में तांबे का दर्पण भी मिला है। प्रथम श्रेणी की कब्रों को मिट्टी से बूर दिया जाता था और ऊपर से कच्ची मिट्टी की चुनाई कर दी जाती थी।
और कुछ उत्खनन से प्राप्त अस्थि के अवशेषों में एक खोपड़ी में 6 गोल छिद्र मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो एक कपाल छेदन क्रिया का भी कार्य करते थे, मतलब इसका प्रमाण मिलता है। जैसे कि आपको दिख रहे हैं, ये खोपड़ी है जिसमें छिद्र मिल रहे हैं, ये कालीबंगा सभ्यता की ही अवशेष है। दूसरी श्रेणी की कब्रें गोल होती थी। इनमें शव के साथ एक कलश, थालियां तथा मृत पात्र रखे जाते थे। ये पात्र कलश के चारों ओर रख दिए जाते थे। मृत पात्रों की संख्या 4 से 29 तक पाई गई है, जिससे मालूम चलता है कि मृत पुरुष के संबंधी अपने सामर्थ्य के अनुसार पात्र रखते थे। तीसरी प्रकार की कब्रें आयताकार अथवा अंडाकार होती थी। इसमें शवाधान पहले कब्र की तरह ही किया जाता था, परंतु इन कब्रों में शव के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन इसमें शंख वलय, घिया पत्थर और पत्थर के मनकों की लड़ियां प्राप्त हुई है। मिट्टी के स्थान पर इन कब्रों को भरने के लिए हड्डियों का प्रयोग किया गया है और हड्डियों के ऊपर बारीक मिट्टी डालकर उसको लेप कर दिया जाता था। हड़प्पा युगीन कालीबंगा सभ्यता का विनाश कैसा हुआ? तो पुरातत्ववेत्ता मानते हैं कि संभवतः यहाँ वर्षा में कमी आती गई और रेतीली भूमि में उगने वाले वृक्ष और झाड़ियाँ यहाँ अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगे, और इस कारण नदी का पानी भी कम होता गया और इधर इसका बहाव भी कम हो गया। तो इन कारणों से खाद्यान्नों के उत्पादन में दिनों दिन कमी आती गई, इसलिए उदर पूर्ति यानी पेट भरने के लिए लोगों को यहाँ मुश्किलें होने लगी। तब संभवतः यह सभ्यता विनाश को प्राप्त हो गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।